नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे हमारे जीवन का आधार है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब सवाल ये है कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं या कैसे इसे रोक सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं देश और दुनिया के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी पूर्व में एम्स नई दिल्ली में हेड ऑर्थोपेडिक्स रह चुके हैं और वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, क्लिनिकल लीड ऑर्थोपेडिक्स नॉर्थ इंडिया, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आपका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस बोन एंड जॉइंट हेल्थ टॉक शो में। तो डॉक्टर कहते हैं कि अपने आप को फिट रखने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सनलाइट में अगर चले तो स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा होता है। और आप खुद इतने फिट लग रहे हैं, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? धूप में चलता हूँ। धूप में चलते हैं, रोज चलते हैं तो आगे चलते हैं आज भी। तो डॉक्टर की तरह रोज चला करें, धूप में चला करें। तो डॉक्टर, विटामिन डी की बात करते हैं क्योंकि धूप की बात निकली है। तो एक पुरुष को, एक इंसान को हर दिन कितनी मात्रा में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट? आज की डेट में हम ये समझते हैं कि कम से कम 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपको डेली लेना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट जो है वो उम्र के साथ थोड़ी बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और जाहिर है कि धूप में जितना घूमे वो एक्स्ट्रा। बिल्कुल, तो धूप में चलिए, विटामिन डी मिलेगा और सप्लीमेंट्स भी। तो डॉक्टर, मैंने टीवी एड्स में ऐसा देखा है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। हाँ जी, बढ़ती है क्योंकि जो हम जैसे विटामिन डी खाते हैं तो वो जो हमारी आंतों से उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो जज्ब होता है, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो हम स्किन के थ्रू विटामिन डी ओल्ड एज में बनाते हैं वो हमारी स्किन भी एफिशिएंट कम हो जाती है विटामिन डी बनाने में, और हमारी स्किन के नीचे जो चर्बी या कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे विटामिन डी बनता है वो भी कम हो जाती है। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा विटामिन डी चाहिए होता है। बढ़ती उम्र के साथ अपना ख्याल जरूर रखना ना भूले, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर इज व्हाट यू नीड विद यू। सो डॉक्टर, बोन डिजीजेस की अगर बात करें तो किस किस तरह की बोन डिजीजेस हो रहे हैं आजकल? तो जो बोन डिसीजेस अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत प्रकार से होते हैं। जैसे कि जन्म से होने वाले, कई बच्चों का आपने देखा होगा कि जन्म से ही कूला डिसलोकेटेड होता है या घुटना डिसलोकेटेड होता है या उनका कोई उंगली या लिम्ब मिसिंग होता है या उंगलियां 6 होती हैं, अंगूठे 2 होते हैं, तो जन्म से हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंटल हो सकती हैं कि जो आप जैसे ग्रोथ के साथ में कोई बच्चों की हड्डियों में थोड़ा थोड़ा एक ग्रोथ, बोनी ग्रोथ होती है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, वो हो सकते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी या आर्थराइटिस हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, डिजेनरेटिव हो सकते हैं। डिजेनरेटिव मतलब जो किसी मेटाबॉलिक या कोई और हमारे शरीर में किसी केमिकल्स की गड़बड़ की वजह से या प्रोसेस की वजह से या एजिंग की वजह से डिजेनरेट हो जाते हैं। तो हर प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं बोन एंड जॉइंट में, और उनमें से कुछ जन्म से होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं, कुछ एक्वायर्ड होती हैं, कुछ एनवायरमेंटल होती हैं। हर तरह की बीमारियां होती हैं। तो 206 हड्डियां हैं तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि बहुत तरह की बीमारियां इनमें हो सकती हैं। ऊपर वाला करे आपको 206 बीमारियां ना हो और आप सारी बीमारियों से बच जाएं। तो डॉक्टर, बीमारी की बात करें तो वेरी पॉपुलर टॉपिक्स आर ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मूलतः स्पाइन, हिप, इनमें इनका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। बाकी ये जो है हमारे कंधे के आसपास की हड्डी, कलाई के आसपास की हड्डी, एंकल के आसपास की हड्डी, घुटने के आसपास की हड्डी को भी प्रभावित कर सकते हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जो कि जॉइंट्स की बीमारी होती है। जॉइंट घिस जाते हैं एज के साथ, वेट के साथ, थायराइड की प्रॉब्लम के साथ, कई कारणों से प्रीमेच्योरली भी हो सकते हैं। इनमें जॉइंट घिस जाता है, कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी हड्डियों के बीच में जो कुशन रहता है कार्टिलेज का,
वो कंप्रोमाइज हो जाता है, हड्डी पे हड्डी आ जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, चलने में मुश्किल होती है, पेन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। और ज़्यादातर ये घुटनों को, स्पाइन को और जो हमारे हाथ के छोटे जोड़ हैं इनको और अंगूठे के बेस पे जो जोड़ होता है, इन जोड़ों को मेनली प्रभावित करता है। तो डॉक्टर अभी आपने अंतर बताया ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान को ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस दोनों हो जाए? संभव है, हालांकि अनकॉमन है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा दुबले पतले लोगों को होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा हैवी लोगों को होता है। लेकिन अगर हैवी कोई इंसान है फिर भी उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी है या उनको स्टीरॉयड मिल रहे हैं, तो उनके जॉइंट डिजेनरेशन के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस भी होना पॉसिबल है। तो इसकी संभावना है, बट अनकॉमन सिनेरियो है। तो डॉक्टर, जॉइंट डिजीजेस में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे दर्शकों को पता है? सो रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर मदर के घुटने खराब थे तो डॉटर के घुटने खराब होने की पॉसिबिलिटी है। तो जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा जैसे मैंने कहा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप बहुत सेडेंट्री हैं, आप चलते फिरते नहीं हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप अल्कोहल बहुत लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और बहुत सारी ऐसे एनवायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जिनके एक्सपोजर से ये हो सकता है। जैसे कि हम ये समझते हैं कि कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे लोगों को जिनको जेनेटिकली संभावना होती है आर्थराइटिस होने की, उनको अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस तरह के गठिया हो सकते हैं। खान पान से भी हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, वाइन पीते हैं, बियर पीते हैं, तो आपको गाउट या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो बोन कैंसर को कर सकते हैं। तो बचाने के लिए देखिए, हर बीमारी के लिए एक जो बिल्कुल फूल प्रूफ और यूनिवर्सल प्रोटेक्शन है वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ फिट बॉडी। Really, everyone desires a healthy and a fit body. हर एक चीज को बैलेंस रखें, एक्सरसाइज करते रहें, शरीर को चलाते रहें, that's the only solution on the way to go. तो डॉक्टर, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करी, बट क्या जॉइंट और बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी तरह की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं? स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज भी है, स्पेसिफिक डाइट भी है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट से मदद मिलती है। जो एक्सरसाइजेज हैं बोन हेल्थ के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज होती है जिनमें आप अपनी हड्डियों पे वजन डालते हैं, वेट देते हैं। तो आप चलना, स्लो जॉगिंग, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब गेम्स खेलना, और अगर आपके घुटनों में तकलीफ नहीं है तो स्किपिंग, ये सारी चीज़ें जो भी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आप अपनी हड्डियों पे वजन डालते हैं वो आपकी बोन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। So getting back to sports is the way to go. Thank you doctor for highlighting the importance of sports. So doctor, हमने डाइट की बात करी, एक्सरसाइज की बात करी, so डाइट के साथ साथ क्या मेडिकेशन का भी कोई रोल है इस पूरे प्रोसेस में? तो जैसा हमने कहा कि कैल्शियम, विटामिन डी जो होते हैं वो बोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर आजकल हम पेशेंट्स को एनकरेज ये करते हैं कि वो अपना कैल्शियम जो है ना वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से ले। लेकिन फिर भी मैं एक पेशेंट से मोटे से तौर पे सवाल पूछता हूँ, क्या आप दूध दही लेते हैं? अगर वो पेशेंट बोलते हैं कि दूध दही लेते हैं तो 1 टैबलेट कैल्शियम की रोज़, और नहीं लेते हैं तो 2 टैबलेट कैल्शियम की रोज़। और विटामिन डी ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो बोन टॉक्सिन्स हैं जो बोन को नुकसान पहुंचाते हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना, इनसे दूर रहना। और इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादातर ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। तो डॉक्टर, आपने अभी बताया हमें कि मेडिकेशन हम ले सकते हैं, विटामिन डी हम ले सकते हैं, लेकिन किस तरह की बोन एंड जॉइंट डिजीजेस में आखिरी एक पड़ाव होता है सर्जरी का? सो कब ऐसा होता है कि सर्जरी ही आखिरी इलाज है? तो वो तब होता है अगर तो कोई फ्रैक्चर हो गया, इंजरी से हो गई, या पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो गया, कुछ ट्यूमर हो गया जिसको ऑपरेशन करके निकालना है, कोई कैंसर हो गया। जॉइंट अगर इतना डैमेज हो गया कि उसमें आप कुछ भी बचा नहीं, वो कोई आपके लिए यूजफुल फंक्शन नहीं कर रहा, अब वो आपके लिए लायबिलिटी हो गया है, जिसको कि हम एंड स्टेज जॉइंट डिसीज बोलते हैं, कि जॉइंट पूरी तरह से ही क्षतिग्रस्त हो गया है, तो फिर उसको चेंज करना या उसको ऑपरेट करना या उसको ख़त्म कर देना, ऑपरेशन करके फ्यूज कर देना, ये ऑप्शंस होती है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फाइनल स्टेज है, जैसा डॉक्टर ने कहा, इन फ्रैक्चर्स या इंजरीज।
तो डॉक्टर, बोन एंड जॉइंट की सर्जरी के क्षेत्र में अब क्या नई प्रगति हुई है और आने वाले टाइम में किस तरह से पेशेंट्स को लाभदायक होगी? तो पूजा, बोन एंड जॉइंट सर्जरी में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, शायद ही मेडिसिन के किसी और भाग में ऐसा हुआ हो, और किसी भी और फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। अब रोबोट आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, वर्चुअल रियलिटी आ गई है, और वर्चुअल रियलिटी से आप लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं। सर्जरी पहले से ही मिनिमली इन्वेजिव हो गई है या मिनिमल एक्सेस हो गई है। आप जो काम पहले खोल के करते थे, लंबा वाला इंसिजन दे के, बड़ा कट दे के स्किन को वो करते थे, वो अब मिनिमली इन्वेजिव हो गई है। चाहे वो स्पाइन का फ्यूजन है, चाहे वो शोल्डर का रोटेटर कफ का रिपेयर है, चाहे वो नी के लिगामेंट सर्जरी है। तो कम से कम पेशेंट को इंजरी, उसके इंटैक्ट टिश्यूज को कम से कम इंजरी करके, मिनिमल एक्सेस से मैक्सिमम सर्जरी करके मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। और बहुत तरक्की पेन कंट्रोल और रिहैबिलिटेशन में भी हुई है। अब आप को हैरानी होगी सुन के कि रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे रोबोट आ गए हैं। अभी किसी को अगर स्पाइन में इंजरी हो गई है, उसको पैरालिसिस हो गया है, तो उसको रोबोट की मदद से चलने की प्रैक्टिस और उसकी रिहैबिलिटेशन की जा सकती है। तो चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो सर्जरी के बाद में होने वाली रिहैबिलिटेशन हो, चाहे वो मैग्नीट्यूड ऑफ सर्जरी हो, एफिकेसी ऑफ सर्जरी हो, सेफ्टी ऑफ सर्जरी हो, सब में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बड़ी तेजी से हुई। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमें क्लियरली पेशेंट केयर में बहुत मदद कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, इतने सारे सुझाव हमें बताने के लिए। डॉक्टर, कई सारी बातें हुई आज जॉइंट और बोन हेल्थ के बारे में, तो चलते चलते कोई और संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप देना चाहते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, मूव इट और लूज इट। जो भी आप अपने शरीर से काम लेते रहेंगे वो करता रहेगा। और बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर बोन्स, अबाउट योर हार्ट। चलते रहने से तो सिर्फ आपकी हड्डियाँ ही नहीं, आपका हार्ट भी मजबूत रहता है, आपकी शुगर्स भी अच्छी रहती है, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, आप रिलैक्स भी होते हैं। और मुझे लगता है कि शायद सबसे अच्छी, अगर मुझे एक एक्सरसाइज पूछा जाए बताने के लिए, तो मुझे लगता है वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। रियली, आई थिंक चलते ही रहना इस जीवन की शैली में आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका इतना अच्छा मैसेज हमें इस शो पर देने के लिए। डॉक्टर राजेश, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे शो के लिए इतना समय निकाला। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतने सारे सुझाव देने के लिए। थैंक यू फॉर, थैंक यू वेरी मच सर। और कई सारी ऐसी जानकारी के लिए बोन हेल्थ से जुड़ी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा के चैनल पर, हमारा चैनल अवेलेबल है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। आज के लिए बोन एंड जॉइंट टॉक शो पर बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।